Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. Today we start a new unit in BSc Part 3rd. फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज. नाम है इसका इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. और पॉलीमर्स में जो आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है दैट इज सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स, इनको स्पेसिफाई किया हुआ है. सो वी स्टार्ट टुडे पॉलीमर. बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर आपको पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन हम इसका स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम जब पॉलीमर्स की बात करते हैं तो यहां पर पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड. पॉली मीन्स माने अनेक, और यहां मर्स का मतलब है यूनिट्स, यानी अनेक यूनिट्स यहां पर रिपीटेडली या ऑल्टरनेटिवली आपस में जुड़ी हुई होती हैं. अनेक इकाइयां यहां पर आपस में जुड़ी हुई होती हैं. बच्चों देखिए, हम साइंस सब्जेक्ट जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बायोपॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, अनेक प्रकार के पॉलीमर्स हम पढ़ते हैं. एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है प्रोटीन्स का. प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर. और यहां पर अमीनो एसिड्स छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं. तो मैंने आपको एक बड़ा कॉमन सिंपल एग्जांपल आपको मैंने बताया है. इसके अलावा देखिए बच्चों, जब से हम स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम पॉलीथीन और पीवीसी एंड नंबर ऑफ पॉलीमर्स. मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर और इवन बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनेक जगह पर पॉलीमर्स का जिक्र किया है. बच्चों, पॉलीमर्स जो हैं वो पॉलीमर्स हमारी डे टू डे लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. तो बहुत मतलब इसका वास्ट यूज़ है और बहुत सी जगह पर मैंने इसके यूजेस को बताया है. देखिए, हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ पॉलीमर्स, एक तो बेटा देखो ऐसा है कि इसमें जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइंस, आइसोप्रीन, ये यूनिट होती है नेचुरल रबर की. इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. यहां पर हम जो हमारा यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो मैं आपको एक रेफरेंस बीएससी पार्ट फर्स्ट का मैं आपको दे दूं कि बच्चों हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर 13th ग्रुप एलिमेंट्स बोरोन एंड एल्यूमिनियम एंड 14th ग्रुप एलिमेंट कार्बन एंड सिलिकॉन, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. और मैं आपको बता दूं कि जो बोरोन के पॉलीमर्स हैं या फिर सिलिकॉन्स के पॉलीमर हैं, है ना, ये दोनों पॉलीमर हमने सिलिकेट्स का अध्ययन किया है. तो सिलिकेट्स के पॉलीमर्स जो सिलिकॉन्स के ऑक्सी सॉल्ट्स होते हैं, है ना, तो ये पॉलीमर्स होते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. तो इस सेशन में हम अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे. तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि साधारण संरचना वाली यूनिट्स, सिंपल इकाइयों वाली यूनिट्स, इनके परस्पर संयोग होने से लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसा मैंने आपको प्रोटीन्स का बताया, जैसा मैंने आपको सिलिकेट्स का बताया, सिलिकॉन्स का बताया, कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि यहां पर अनेक सिंपल यूनिट्स आपस में जुड़ती जाती हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं. तो उन्हें हम कहते हैं बहुलक. बच्चों, यहां पर इनमें उपस्थित इकाइयों की प्रकृति, क्योंकि पॉलीमर्स एक बहुत विशाल क्षेत्र है,
इसलिए बहुत वास्ट एरिया है पॉलीमर्स के अध्ययन का। तो यहां पर इनके अंदर जो यूनिट्स होती हैं और उनकी जो नेचर होती है, तो बच्चों उनके अनुसार हम पॉलीमर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है यहां पर ऑर्गेनिक पॉलीमर और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर, राइट। कार्बनिक बहुलक एवं अकार्बनिक बहुलक, ये मैं आपको बता चुका हूं कि नेम पॉलीमर, पॉली मीन्स बहुत सारी, नंबर ऑफ यूनिट्स, और अनेक अनेक, और मर्स का मतलब है इकाइयां, तो नाम इसका रखा गया पॉलीमर्स। बच्चों यहां पर हम जब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, तो देखिए दो बड़े कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हैं दैट इज एथीन का पॉलीमर पॉलीथीन एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैंने यहां पर इसको स्टार्ट किया है टॉपिक को, तो मैं एक आपको सामान्य इंट्रोडक्शन, पॉलीमर्स का सामान्य परिचय मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों देखिए किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर क्योंकि पॉलीमर्स का टॉपिक बड़ा एक सिंपल टॉपिक है लेकिन लेंदी टॉपिक है, इसे कहना चाहिए, क्योंकि हम जब रिएक्शंस पढ़ते हैं या अदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं हम जिनका अध्ययन करेंगे, तो लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लेंदी टॉपिक है। मैं थोड़ा इसको सोच रहा हूं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके, देखिए आपको मैं इंटरेस्टिंग बना के थोड़ा सा बताऊं कि दिस मैटर इज सफिशिएंट फॉर द इंट्रोडक्शन। ये जो है इसके परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए ये मैटर काफी है। देखिए ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में जब किसी पॉलीमर में सरल कार्बनिक अणुओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे हम यहां पर देखते हैं दिस इज द वाइनिल क्लोराइड एंड रिपीटेडली, और हम कह देते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। तो बच्चों यहां पर इन पॉलीमर्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पुनरावृत्ति होती है, तो उन्हें कार्बनिक बहुलक कहते हैं। और बच्चों यहां पर एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको पीवीसी का, सिंपल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। अगर आपसे पूछते हैं पॉलीमर्स क्या हैं, इनको वर्गीकरण करिए, क्लासिफाई देम, आपको इस तरह से इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर हमने एग्जांपल देखा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। वैसे तो देखिए पीवीसी के एक पॉलीमर है, इसके वास्ट यूजेस हैं, और पीवीसी का नाम आते ही सबसे पहले हम जो फुटवियर्स, जो हम अपने पैरों में जूते चप्पल जो यूज करते हैं, शूज यूज करते हैं, उनके जो सोल होते हैं बच्चों वो पीवीसी के बने हुए होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सी ब्रांडेड कंपनी, मैं किसी ब्रांडेड कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि रिबॉक है, वुडलैंड है, इनके शूज़ जो सोल होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, वेरी लाइट एंड वेरी रफ एंड टफ। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। ये जो पीवीसी है ना, ये पीवीसी इज नॉट ए वर्ड, एक सिंपल पॉलीमर नहीं है। पीवीसी एक एक अनेक प्रकार के, यानी इतनी तरह के पीवीसी होते हैं, और इसके अलग अलग सब्सटीट्यूट्स इसमें ऐड करके अलग अलग तरह के पॉलीमर्स इसमें डेवलप किए जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया है, कार्बनिक बहुलकों में पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक एग्जांपल दिया है। और बच्चों इसका उपयोग मैंने कुछ इसके यूजेस लिखे हैं। रेनकोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, खिलौने बनाने में, अनेक प्रकार के खिलौने इससे बनते हैं। हैंड बैग्स, चाहे वो कैरी करने वाले बैग्स हों, इसके अलावा फ्लोर पॉलिश, मार्बल के ऊपर या ग्रेनाइट के ऊपर या कोटा स्टोन, व्हाटएवर स्टोन के ऊपर जो पॉलिश होती है उसमें पीवीसी का यूज होता है। नाउ बिजली के तारों के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है, जो विद्युत रोधी का कार्य करता है ना, और अन्य उपकरणों में विद्युत रोधी करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो एक ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल बताया है कि इन पॉलीमर्स में जो यूनिट्स होती हैं उसके आधार पर हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इसके अंदर है ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो दीज आर द ऑर्गेनिक पॉलीमर। एक एग्जांपल दिया है बच्चों, एंड दिस इज द चेन ऑफ
वाइनिल क्लोराइड और इसे हमने कहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। बच्चों नाउ वी स्टार्ट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, राइट। देखिए इन पॉलीमर्स में जो यूनिट्स रिपीट होती हैं, जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है, तो बच्चों ये इकाइयां कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स, कार्बन का जब इंट्रोडक्शन होता है तो हम मानते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो यहां पर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर हम बात करते हैं कार्बन के अलावा जो दूसरे तत्व हैं, और वो दूसरे तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, राइट, एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो इन तत्वों के संयोग से जो बृहत अणु, लार्ज यूनिट्स फॉर्मेशन होती हैं, इसको कहना चाहिए लार्ज मॉलिक्यूल, बृहत यूनिट नहीं, लार्ज यूनिट नहीं होती, यूनिट तो सिंपल यूनिट होती है, लार्ज मॉलिक्यूल, राइट। इन एटम्स के संयोग होने से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, तो उसे बच्चों हम कहेंगे, तो ऐसे बहुलकों को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। देखिए बच्चों यहां पर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। पहले तो मैंने ये बताया है कि पॉलीमर्स क्या हैं, राइट। दूसरा हमने देखा कि पॉलीमर में जो यूनिट्स होती हैं उसके हिसाब से हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया, राइट। एक पॉलीमर हो गया ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड द अदर पॉलीमर इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में हम देखते हैं कि यहां पर उच्च आणविक द्रव्यमान वाले लार्ज मॉलिक्यूल, राइट, इसे कहना चाहिए हाई मॉलिक्यूलर मास कहना चाहिए बेटा। यहां ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनकी संरचना में या तो एक ही प्रकार की यूनिट्स होती हैं या फिर कभी कभी एक से अधिक प्रकार की छोटी छोटी इकाइयां बड़ी संख्या में परस्पर सहयोग, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, ये बहुलक कहलाते हैं, राइट। हमने इनको दोनों को मैंने कॉमन वे में लिखा है कि यहां पर हाई मॉलिक्यूलर मास वाली लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़ी इकाइयां, बड़े अणु, नॉट इकाइयां, बड़े बड़े अणु बच्चों, इनमें जिनके अंदर या तो एक प्रकार की यूनिट्स होती हैं या फिर एक से अधिक प्रकार की यूनिट्स होती हैं, तो बच्चों ये परस्पर सहसंयोजक बंध से जुड़ी रहती हैं और इनको हम कहते हैं बहुलक। बच्चों यहां पर पॉलीमर की श्रेणी में वो पदार्थ आते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, शांता, लाइक प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व, तन्यता, हम उसे खींच के तार बना सकते हैं उसके, दैट इज डक्टाइल इन नेचर, व परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध का समावेश होता है, राइट। तो ये एक जो मैंने 5-6 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, ये पॉलीमर्स की जिसे कहना चाहिए फौरी तौर पर मोटे रूप से पॉलीमर्स को समझाता है, ठीक है। कि इस तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, यहां पर या तो यूनिट्स एक जैसी हो सकती हैं या फिर एक से अधिक प्रकार की इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं, और ये क्या बनाते हैं? हाई मॉलिक्यूलर, उच्च द्रव्यमान वाले, उच्च आणविक द्रव्यमान, हाई मॉलिक्यूलर मास वाली लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड पॉलीमर्स, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। अब बच्चों देखिए, हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की हम बात करते हैं कि अकार्बनिक बहुलक। यहां पर जब हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो बच्चों देखिए, कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के परमाणुओं से बनी
असंख्य इकाइयां परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर एक ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल बनाती हैं जो मेल्ट होने पर, पिघलने पर या विलयन बनाने पर भी लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित रहे। करेक्ट? यानी इनऑर्गेनिक पॉलीमर में यहां पर कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स, उनके परमाणुओं से, और पॉलीमर में हम देख रहे हैं अनेक इकाइयां, असंख्य इकाइयां, सहसंयोजक बंध, इसकी भी बात हम बार बार कर रहे हैं। सहसंयोजक बंध, परस्पर सहसंयोजक बंध से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर असंख्य इकाइयां, कौन सी असंख्य इकाइयां? कार्बन के अलावा अन्य परमाणु कौन से हो सकते हैं? वो हमने यहां पर लिखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन। राइट? तो बच्चों ये सब आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स, बृहत अणुओं का निर्माण करते हैं। और ये बृहत अणु चाहे तो हम इस पॉलीमर को मेल्ट कर लें या फिर इसका हम किसी सॉल्वेंट में, कॉमनली पॉलीमर किसी सॉल्वेंट के अंदर हम इनका विलयन बना लें तो ये इकाइयां उपस्थित रहती हैं। तो बच्चों इनको हम कहते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। राइट? बच्चों मैंने 2-3 किताबें देख करके कोशिश की है मैटर को अच्छी तरह से कंपाइल करने की, जिससे आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, मैं मेरी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों ये हमने बताया कि किस तरह से अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को इनका हम परिचय पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम शुरू करते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। राइट? बच्चों 2 साइंटिस्ट थे, वन इज द कोशार्क एंड मोज़गोवा। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने पॉलीमर्स में जो चेन होती है उसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन दिया। राइट? पॉलीमर्स में जो यूनिट्स होती हैं उनको बेसिस मान करके इन दोनों साइंटिस्ट ने इनका वर्गीकरण दिया और इनके अनुसार इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों देखिए, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। तो यहां पर देखिए, दीज आर द राइट हियर, यू नो, एक तो वो पॉलीमर हैं जिनके अंदर श्रृंखला, चेन समान परमाणुओं की बनी हुई है। दैट इज द पॉलीमर्स कंटेनिंग होमो एटॉमिक बैकबोन्स। राइट? यहां पर हमें कहना चाहिए कि ऐसे पॉलीमर जिनकी बैकबोन समान परमाणुओं की बनी हुई होती है। तो बच्चों इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हमने पहला कैसे बताया कि ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर एक से परमाणु आपस में जुड़ करके, एक से परमाणुओं की इकाइयां आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती हैं। और दूसरा बच्चों यहां पर हमने डिवाइड किया इसको कि पॉलीमर्स कंटेनिंग हेटेरोएटॉमिक बैकबोन्स। राइट? यानी ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के, 1, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो बच्चों दीज आर द हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीमर्स, दीज आर द होमोन्यूक्लियर पॉलीमर्स। हाँ, मैं ये नाम भूल रहा था बच्चों। देखिए, दिस इज द होमोन्यूक्लियर पॉलीमर्स व्हाइल दीज आर द हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीमर्स। तो बच्चों ये हमने बात की है इनके इंट्रोडक्शन की। अभी कम से कम 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर मैं इसका इंट्रोडक्शन जारी रखूंगा, क्योंकि एक तो देखिए, आपको कभी भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पर मुझे थोड़ा टाइम भी लगा है। तो और इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर मैंने कोशिश की है बच्चों आपके पाठ्यक्रम सिलेबस के हिसाब से इसको अच्छी तरह से कंपाइल करने की। तो बच्चों ये हमारा नया टॉपिक इस हमने स्टार्ट किया है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा।
So that's all in this lecture. Thank you.